आषाढ़ का महीना था और चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपना राशन पानी समेटकर अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कोई भी इस तूफानी मौसम में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां हीरालाल अपनी पत्नी रूपमती के साथ रहता था। घर में दोनों के बीच बहस चल रही थी। अरे अजी, क्या हुआ? आज आप अपनी दुकान पर नहीं गए? ऐसे कैसे चलेगा? क्या हम पूरा साल दुकान बंद करके बैठेंगे? अरे रूपमती, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है इतनी मूसलाधार बारिश में मैं उस पेड़ के ऊपर जाकर दुकान खोलूंगा और लोग वहां खाना खाने आएंगे? देखिए, हमारे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। पहले आप ठेला लगाते थे, फिर ठेला बंद किया और आषाढ़ आते आते घर के सारे पैसे लगाकर पेड़ के ऊपर ढाबा बनवा दिया। अब आप उसे खोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा? रूपमती, समझती क्यों नहीं हो? जब गांव में इतनी तेज बारिश हो रही है तो सोचो घर से बाहर कौन निकलेगा? तुम निकलोगी क्या? चाहे कोई निकले या न निकले, आप कल अपना ढाबा खोलेंगे। कल आप मुझे घर पर बैठे हुए नहीं दिखने चाहिए। समझ में आया ना? ठीक है, मैं अभी जाकर जरा गांव का माहौल देख कर आता हूँ। अगर सब कुछ ठीक लगा तो कल ढाबा खोल दूंगा। इतना कहकर हीरालाल गांव की तरफ निकल जाता। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो घर से थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे गांव के हरिया काका और बब्बन मिल जाते हैं। दोनों को देखकर हीरालाल वहीं रुक जाता है। अरे बेटा हीरा, क्या अब तुम्हारा ढाबा नहीं खुलेगा? अरे इस बारिश के मौसम में कम से कम गरम गरम समोसे ही बना लेते तो हम ही आकर खा लेते। अरे काका, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर क्या आपको लगता है कि इस बारिश में अगर मैं समोसे बनाऊंगा तो लोग मेरे ढाबे पर खाने आएंगे? अरे भाई हीरा, अब तो तुमने पेड़ के ऊपर ढाबा बना लिया है। जब से ढाबा बना है तभी से बारिश शुरू हो गई और तुमने उसे एक बार भी नहीं खोला। अरे एक बार खोलकर तो देखो भाई। मैं कहता हूं, अगर कोई नहीं भी आया तो हम दोनों तो आएंगे ही। ठीक है, तो कल सुबह होते ही मेरी कढ़ाई चढ़ जाएगी। किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस आप लोग जरूर आइएगा। इतना बोलकर हीरालाल आगे बढ़ता ही है कि सामने से गांव के मुखिया जी आते हुए दिखते हैं। अरे मुखिया जी, प्रणाम। इस तेज बारिश में आप कहाँ घूम रहे हैं? अरे बेटा हीरा, बहुत बड़ी खबर आई है। जो अपने बगल वाली नदी है ना, उसका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि गांव खाली करवाना पड़ सकता है। क्या मुखिया जी, गांव खाली करवाना पड़ेगा? इससे पहले भी तो बहुत बारिश हुई है, तब तो गांव खाली नहीं हुआ। फिर अचानक से गांव कैसे खाली होगा? देखो बेटा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं तो बस गांव वालों को सतर्क करने जा रहा हूं। जिसे रुकना होगा रुकेगा और जिसे जाना होगा वो जाएगा। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। हीरालाल पूरी तरह हताश होकर भागते हाँफते अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से बात करता है। रूपमती, मामला बिगड़ चुका है। जो पैसे हमने ढाबे में लगाए थे वो तो फंस गए। अभी रास्ते में मुखिया जी मिले थे। वो बता रहे हैं कि नदी का पानी बढ़ रहा है और गांव में बाढ़ आने वाली है। अरे यह तो हर बार की बात है। हर साल हमें ऐसी सूचना मिलती है, पर गांव वाले कभी अपना घर छोड़कर जाते हैं क्या? भला कौन अपना घर खाली करेगा? आप बहाने मत मारिए। कल आपका ढाबा खुल जाना चाहिए, मतलब खुल जाना चाहिए। ठीक है बाबा, ठीक है। ऐसी ही बातें करते करते पूरी रात बीत जाती। अगली सुबह होती है। सुबह होते ही हीरालाल पेड़ पर बने अपने ढाबे को खोल देता है और कढ़ाई चढ़ाकर गर्मा गर्म समोसे तलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते समोसों की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। समोसों की महक से खिंचे चले आते हैं गांव के लोग और उसके ढाबे के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह हीरा, मानना पड़ेगा तुझे। पूरे गांव में बाढ़ के डर से अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं और तू इस विशाल पेड़ की छत पर बैठकर समोसे तल रहा है। क्या महक आ रही है, वाह। बिल्कुल सही कह रही हैं काकी। ऐसी महक तो शहर की बड़ी बड़ी दुकानों से भी नहीं आती। हीरा भैया, तूने तो आषाढ़ की इस उदास बारिश में गांव वालों का दिल खुश कर दिया। सच में तेरे समोसों की तो बात ही कुछ अलग है। अरे काकी, अरे भाभी, आप दोनों नीचे खड़े खड़े क्यों बातें कर रही हैं? आइए,
जरा ऊपर सीढ़ी चढ़कर ढाबे पर बैठिए और गर्मा गर्म समोसों का मजा लीजिए। काकी और सरला भाभी पेड़ पर बनी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ढाबे में आकर बैठ जाती हैं। दोनों पहला कौर तोड़ती ही हैं कि काकी का चेहरा एकदम खिल उठता है। अरे वाह रे हीरा, क्या स्वाद है। बाहर इतनी ठंड और बारिश है और यहाँ समोसा खाते ही शरीर में एकदम गर्मी आ गई। सही में हीरा भैया, कसम से ऐसा समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। बाहर चाहे जितना भी सन्नाटा हो, तेरे इस पेड़ वाले ढाबे पर आकर तो सब डर दूर भाग गया। स्वाद की तारीफ के लिए शुक्रिया काकी, पर डर की बात मत कीजिए। डर तो मुझे भी लग रहा है। कल शाम मुझे रास्ते में मुखिया जी मिले थे। मुखिया जी? क्यों, मुखिया जी क्या कह रहे थे? अरे भाभी, मुखिया जी कह रहे थे कि हमारी गांव वाली नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन से सूचना आई है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है और हम सबको ये गांव खाली करके ऊंचे इलाकों में जाना पड़ेगा। क्या क्या कहा तूने हीरा? गांव खाली करना पड़ेगा? अरे राम राम, हम अपना भरा पूरा घर बार गाय भैंस छोड़कर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, ये क्या आफत आ गई। हर साल बारिश होती है पर गांव छोड़ने की नौबत तो कभी नहीं आई। अब इस उम्र में हम कहाँ भटकेंगे? अरे अरे काकी भाभी, आप दोनों ऐसे पैनिक क्यों हो रही हैं? शांत हो जाइए, पहले अपना समोसा खत्म कीजिए। चिंता करने से क्या बाढ़ रुक जाएगी? गरम गरम समोसे ठंडे हो जाएंगे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे हीरा, पेट में भूख लगी थी तो यहाँ आ गए, पर ये खबर सुनकर तो भूख ही उड़ गई रे। काकी देखिए, मुखिया जी का काम है गांव वालों को सतर्क करना। अभी बाढ़ आई नहीं है, सिर्फ पानी का स्तर बढ़ा है और जब तक आपका ये हीरा यहाँ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पेड़ के ऊपर ढाबा लगाकर बैठा हूँ। यहाँ से पूरी नदी और रास्ते पर मेरी नजर है। देख हीरा भैया, तू तो दिन भर यहाँ ऊंचाई पर रहेगा। हमें जैसे ही कोई नई खबर मिले तुरंत आकर जरूर बताना। हम तो अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, चाहे भूखे मर जाएं, पर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अरे भाभी, ये क्या बात कह दी आपने? जब तक हीरा जिंदा है, इस गांव में किसी को भूखे नहीं मरने देगा। अच्छा, तो तू हमें भूखे नहीं मरने देगा? बिल्कुल नहीं काकी, भूखे मरकर क्या फायदा? मरना ही है तो मेरे हाथ के चटपटे समोसे खाकर मरो, कम से कम पेट तो भरा रहेगा। काकी और सरला भाभी समोसों का लुत्फ उठाकर और हीरा लाल के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके अपने अपने घरों की तरफ लौट जाती हैं। ढाबे पर फिर से शांति छा जाती है। हीरा लाल कढ़ाई में अगला घान तलने की तैयारी ही कर रहा होता है कि तभी गांव के मुखिया जी ढाबे पर आए। हीरा, ओ हीरा, नीचे उतर रे बेटा, जल्दी नीचे आ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे मुखिया जी, क्या हुआ? आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हीरा, मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अभी अभी शहर के बड़े अधिकारियों और थाने से सीधा फोन आया था। फोन? कैसा फोन मुखिया जी? कल सुबह सुबह पुलिस की गाड़ियां गांव में आ रही हैं। वे पूरे गांव को जबरन खाली करवाने वाले हैं। नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। अगर आज रात तेज बारिश हुई तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। पुलिस किसी की एक नहीं सुनेगी, सबको गाड़ी में बैठाकर राहत शिविर ले जाएगी। पुलिस और गांव खाली करवाने का नाम सुनते ही हीरा लाल का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेड़ पर बना उसका नया ढाबा, घर की जमा पूंजी और गांव वालों का हट, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। वो कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से घबरा जाता है और बेसुध सा खड़ा रह जाता है। पुलिस आएगी, जबरन गांव खाली करवाएगी। मुखिया जी, पर गांव वाले तो अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। अभी काकी और सरला भाभी आई थी, वे तो कह रही थी कि भूखे मर जाएंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे। इसी बात का तो डर है मुझे। अगर गांव वालों ने पुलिस से जिद की या विरोध किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। पुलिस किसी की नहीं सुनेगी, वे लाठी डंडे के दम पर भी सबको बाहर निकाल देंगे। मुखिया जी, घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर पुलिस कल आ रही है तो हमारे पास आज का ही समय है। हमें गांव वालों को समझाना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझाएंगे कैसे हीरा? लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं हैं। आप एक काम कीजिए मुखिया जी, आज शाम को ही गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक आपातकालीन पंचायत बुलाई जाए। आप गांव के हर एक बंदे को वहां इकट्ठा रखिएगा।
मैं भी उस पंचायत में आऊंगा। तू आएगा? पर तू उन्हें क्या समझाएगा हीरा? मैं समझाऊंगा मुखिया जी। गांव वालों को मेरी बात पर भरोसा है। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगा ताकि कल पुलिस के साथ कोई झगड़ा ना हो और सब सुरक्षित रहें। आप बस शाम की पंचायत की तैयारी कीजिए, सबको संदेश भिजवा दीजिए। ठीक है हीरा, तेरी बात में दम है। मैं अभी जाकर पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा देता हूँ कि शाम को बरगद वाले अहाते में पंचायत होगी। तू समय पर पहुंच जाना। मुखिया जी के जाते ही आसमान पर काले बादलों का पहरा और गहरा हो गया। धीरे धीरे ढलती शाम गांव पर डर का साया बनकर छाने लगी। हीरालाल ने अपने ढाबे की जलती भट्ठी को बुझाया और सीधे पंचायत में पहुंच गया। मुझे मालूम है आप सबके दिलों में इस वक्त डर का तूफान उठ रहा है। कल सुबह जब शहर की पुलिस की गाड़ियां हमारे गांव की सीमा पार करेंगी तो वो खाकी वर्दी में कोई देवदूत बनकर नहीं आएंगी। उनके हाथों में लाठियां होंगी, हुक्म के कागज होंगे और आंखों में हमें यहां से खदेड़ने की जिद होगी। तो क्या हम चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे? हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे हीरा भैया। भाभी, खून का जवाब खून से देना कायरता है, ताकत है। कल हमें उनसे लड़ना नहीं है, कल हमें उनसे बात करनी है। अगर हमने पुलिस पर पत्थर उठाए तो वो हमारी लाचारी को बगावत का नाम दे देंगे। कानून का सामना गुस्से से नहीं, प्यार और एकता से किया जाता है। याद रखिए, हथियार से जिस्म झुकता है, पर प्यार से बड़े से बड़ा सख्त दिल इंसान भी पिघल जाता। हीरा बेटा, तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, पर वो खाकी वर्दी वाले हैं। उनके सीने में दिल नहीं, सरकारी कागज की किताब होती है। अगर उन्होंने हमारी एक न सुनी तो? अगर वो हमें जबरदस्ती घसीट कर ले जाने लगे तो? काका, इस हीरा की आंखों में देखिए। क्या आपको इसमें झूठ दिख रहा है? क्या इसमें डर दिख रहा है? अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो इस हीरालाल की बात मानेंगे। आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। जब तक हीरा के शरीर में आखिरी सांस है, आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अरे, इस नदी की तूफानी लहरों ने हमें हर साल डराने की कोशिश की है। हर आषाढ़ में हमें गांव खाली करने की चेतावनी मिली है, पर क्या हम भागे? नहीं, हमने हर बार छाती तान कर इस आफत का सामना किया है। ये गांव हमारी मां है और कोई भी बेटा अपनी मां को मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं भागता। सही कहा हीरा ने। बहुत हो चुका डर का खेल। आज तक हम बिखरे हुए थे, इसलिए हर कोई आकर हमें डरा जाता था। लेकिन आज इस आषाढ़ की रात हमें एक होना पड़ेगा। आज अगर हम सब एक साथ एक ढाल बनकर खड़े हो गए तो चाहे पुलिस आए या खुद बाढ़ का पानी, कोई भी हमारी एकता की दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, हम सब साथ हैं। हम गांव नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी। मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। आसमान से काले बादलों का डेरा हट चुका था। मूसलाधार बारिश थम चुकी थी और बादलों की ओट से सुनहरी धूप खिलखिलाती हुई निकल आई थी। गांव वाले पुलिस को लेकर पहुंचे। हीरालाल जी, मौसम चाहे जितना भी साफ दिख रहा हो, ऊपर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हुई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये गांव खाली करना ही पड़ेगा। साहब, इस वर्दी का सम्मान हम भी करते हैं और सरकार की इस चेतावनी की कद्र भी करते हैं, लेकिन जरा ऊपर देखिए साहब। ये जो नीला आसमान और खिलती हुई धूप दिख रही है ना, ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये इस गांव की मिट्टी का बुलावा है। ये गांव खुद हमसे कह रहा है कि मत जाओ, खतरा टल चुका है। लेकिन हीरालाल, नियम तो नियम होते हैं। अगर पानी अचानक बढ़ गया तो? साहब, नियम इंसानों की भलाई के लिए बनते हैं, इंसानों को बेघर करने के लिए नहीं। ये गांव वाले कोई लावारिस नहीं है जो जरा सी आहट से डरकर अपना आशियाना छोड़ भागे। इन्होंने सालों साल इस नदी का मिजाज देखा है। जब तक ये पेड़ खड़ा है, जब तक हीरा की आंखें खुली हैं, इस गांव के एक भी इंसान की बाल बाका नहीं होगा। आपदा से लड़ने के लिए पुलिस की बंदूक की नहीं, अपनों के साथ की जरूरत होती है। अगर आपदा आई तो सामना भी हम सबसे पहले करेंगे साहब। वाह भाई हीरालाल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी हुक्मनामा से बड़ी है। ठीक है, तुम सबकी एकता और तुम्हारे भरोसे को देखकर मैं ये कार्रवाई यही रोकता हूं। हम तुम्हें तुम्हारे भरोसे पर छोड़ रहे हैं। वैसे हीरालाल,
मैंने सुना है कि तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बहुत जबरदस्त समोसे बनाते हो। क्या इस खाकी वर्दी वाले को भी वो मशहूर समोसे चखने को मिलेंगे? अरे साहब, बात समोसों की करते हैं। जब तक ये आषाढ़ रहेगा, जब तक ये पेड़ रहेगा, आपको क्या पूरे गांव को गर्मा गर्म चटपटे समोसे रोज मिलेंगे। और आपके लिए तो चटनी भी एक्स्ट्रा रहेगी साहब। तो दोस्तों, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और हीरा को धन्यवाद किया।